शास्त्र में भी कहा गया है, ये चीज कहीं भी गई है, लेट गुड नॉलेज कम फ्रॉम ऑल द साइड। जहां जहां से अच्छी चीजें आ रही है आप उसको एक्सेप्ट करिए, जो नेगेटिव आ रही है ऑब्वियस सी बात आप उसको रिपेल करो। ऑल knowing all is necessary, but it's not necessary that you are master of something, because it's like a learning thing. Sir, just to supplement you, sir, there is a saying called "sky is the only limit in practice," and the That is person can go the right. sky is the limit, and that could also be said for the judiciary, because once you do some kind of a AFR. हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग के बीच में परीक्षा रिफ्रेशर ला क्लासेस के बहुत ही पुराने स्टूडेंट, जब हम लोगों ने इनिशियल स्टेज में पढ़ाना स्टार्ट किया था उसके बाद ऋषि कुमार जी जुड़े थे, तो आज ये बहुत ही उच्च शिखर पर पहुंच गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, और आज आप लोग के बीच में आए हुए हैं और ये आप लोग को एडवोकेसी के बारे में जो बताएंगे कि एडवोकेसी कैसे शुरुआत की जाती है, क्या क्या एक एडवोकेट को शुरू में स्ट्रगल करना पड़ता है, सीनियर कैसे सीनियर सेलेक्ट करें, शुरू के समय में पैसे वगैरह भी बहुत कम मिलते हैं जिससे लोग एडवोकेसी से डरते हैं, भागते हैं, और क्या एडवोकेट को प्रतिदिन कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए, ये सब बहुत सी छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, वो आपको हम बताना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें पर डिस्कस होगा। ऋषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा रिफ्रेशर ला क्लासेस में। थैंक यू सर। ये धन्यवाद। ये लोग स्टूडेंट हैं जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, हायर जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं और एपीओ की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से कई लोगों ने इंटरव्यू भी दिया, कुछ लोग अभी प्रीलिम्स पे लगे हैं, और इनके पहले की जो क्या नाम है स्टूडेंट थे वो लोग काफ़ी लोग सेलेक्ट भी हुए इस बार भी हायर जुडिशरी में। तो आप तो संस्थान से पूरा वाकिफ़ ही हैं, क्लासेस से सब, तो आज आपका स्वागत है। तो इन लोगों को आप थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए, कैसे एडवोकेसी की शुरुआत करें, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। शुभ संध्या। पहला जैसे क्वेश्चन ये है कि एडवोकेट बनने की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? एडवोकेट तो जिस दिन से आपने लॉ ज्वाइन किया, जिस दिन से आपने एलएलबी स्टार्ट किया, फ्रॉम दैट डे इट बिगिन, उसी दिन से शुरुआत हो जाती है। प्रतिदिन जो भी आप सीखते हैं समझिए एड ऑन है वो, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब तक आप एडवोकेसी में, जब तक आप रहेंगे, लीगल प्रैक्टिस में रहेंगे, तब तक का लर्निंग प्रोसेस है, ये एंड नहीं होता है। बट स्टार्ट फ्रॉम द डे जब आपने एडमिशन लिया, फ्रॉम दैट डे हर दिन आप कुछ नया लर्न करते हैं। और कोई भी यहाँ पर परफेक्शन कभी नहीं आता है। यहाँ पर डेली आप लर्न करते हैं और अपने स्किल को और जो है शार्पन करते हैं, ये चीज है फ्रॉम दैट वेरी डे। तो एडवोकेसी का स्टार्ट क्या है, सबसे बड़ी चीज है लर्निंग। लर्निंग इज अ प्रोसेस विच गोज ऑन, इसीलिए कहा जाता है लर्नेड। एडवोकेट्स को हमेशा रिफर किया जाता है लर्नेड, एंड दे आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वो असिस्ट करते हैं कोर्ट को। तो हमेशा ये सोचिए कि आप लोग एडवोकेट बन रहे हैं तो यू आर बिकमिंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। आप ऐसा नहीं कि यू आर गोइंग फॉर द एडवोकेसी, एडवोकेसी इज फॉर द क्लाइंट यू आर डूइंग, बट इन द कोर्ट यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ये चीज कहीं भी आती है, और इसी वजह से कोर्ट भी हमें जो रिफर करती है वो कहती है लर्नेड काउंसिल। वी आर अ लर्नेड काउंसिल, वी लर्न डेली बेसिस। इवन द जजेस, हमारे और उनके बीच का जो रिलेशन रहता है वो प्राइमस इंटरेस्ट का रहता है, मतलब कि वो हमसे सीखते हैं और हम उनसे सीखते हैं। ये टू वे प्रोसेस है, कोई भी आदमी, ये टू वे प्रोसेस है। मान लीजिए कोई आपने स्टार्ट किया, आप परफेक्शन तो किसी एक ही चीज में होंगे ना, एक चीज में परफेक्ट होंगे। जजेस मान लीजिए बने, आप सेलेक्ट हो गए, किसी भी आप सेलेक्ट हो गए, किसी का एविडेंस बहुत अच्छा रहता है, किसी का क्रिमिनल लॉ बहुत कमांड रहता है, किसी का सिविल में रहता है, किसी का टैक्सेशन में रहता है। लेकिन एक तरफ माइंड का जो बेंड रहता है जिससे हम लोग लर्निंग करते हैं, इसी तरीके से जो सामने वाला जज रहता है वो भी एक बेंड का रहता है। लेकिन लर्निंग जो है, अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का, अगर मान लीजिए क्रिमिनल उसकी प्रैक्टिस हो, वो सिविल में आ जाए जज, तो उसको लर्निंग कहां से मिलेगी? जो सिविल के लॉयर्स हैं वो सिखाते हैं। और जहां तक प्रैक्टिस की शुरुआत होती है वो हम लोग लर्न करते हैं किसको? बार एंड बेंच, एक रिलेशन होता है हम लोग के बीच। बार हमेशा बेंच को सिखाता है और बेंच जो है वो बार को सिखाता है। आप कोई भी अगर नया है
वो स्टार्ट करना चाहता है प्रैक्टिस, तो सबसे पहला उसको जो काम करना चाहिए, ही मस्ट हैव अ डायरी। अगर वो कोर्ट अटेंड कर रहा है, तो वहां पर जाकर के जजेस को देखे, अपने कोर्ट को देखे, उसके जुरिडिक्शन को देखे, कहां पर क्या हो रहा है, किस तरीके से बहस हो रही है। वो हमारा लर्निंग का एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। उसके बाद अगर आपको डिफिकल्टी होती है, एक नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके अपने सीनियर से डिस्कस करिए कि ये चीज हुआ। और आज की डेट का आईसीटी का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। हम लोग बेसिकली आजकल कहां पर जो हमारा लॉ है वो मोर और लेस टेक्नोलॉजिकल होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी का ज्यादा इंटरफेरेंस आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल इन थिंग है। हम लोग का जो सर्च, पहले हम लोग बैठ करके, हमारी लाइब्रेरी दूसरे टाइप की होती थी, अब लाइब्रेरी चेंज हो गई है। लाइब्रेरी में आप देखिए सुपर इंटरनेट होगा, वहां पर आपके प्रिंटर्स होंगे, कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, यही सब चीजें होंगी। तो इसका क्या हो गया, बुक्स को एक तरीके से हम लोग ने उसका रिप्लेस तो नहीं किया, हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूट कर दिया, और हमारा टाइमिंग की थोड़ी सी सेविंग हुई है। मान लीजिए कई चीजें हम लोग केस लॉज ढूंढने में हम लोग कई समय लगा सकते थे, हो सकता है कई दिन लग जाए, लेकिन अब क्या हो गया है कि हो सकता है हम लोग कुछ मिनट में या घंटों में कि उस रिफर केस लॉज को ढूंढ सकते हैं। तो पहला, अगर कोई भी अगर लॉयर बनना चाहे तो पहले की तुलना में आज की डेट में बहुत इजी हो गया है। इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का। क्यों? क्योंकि कई चीजें, मान लीजिए हमारा कोई सीनियर नहीं है ऐसे, हमें कोई डिफिकल्टी हो रही है, तो हमने क्या किया, भाई गूगल पे आप करिए, कई चीजें आपको वहां पर नेट पे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। कई हमारे लीगल क्वेरीज रहते हैं। अभी भी आप लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही हैं, तो आप लोग काफी कुछ मदद लेते होंगे। सर का भी जो ये ऑनलाइन हो रहा है, हम लोग का भी क्या है, ये दैट इज ऑल वर्चुअल। हम लोग वर्चुअल तरीके से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से हमारा टाइमिंग सेव हो रहा है, प्लस विद दैट हमारे पास नॉलेज भी आ रहा है। आज की डेट में तो इनफ नॉलेज आ गया है। अब नॉलेज में से दी बेस्ट हमें चुनना है। बाकी सेग्रीगेशन तो आप लोग को करना पड़ेगा, वो आपके ब्रेन के ऊपर, आपके पर रैशनैलिटी के ऊपर, आप किस तरीके से चीजों को लेते हैं और किस तरीके से ये वीडिंग आउट टेक्निक आप लोग को आप अपनानी पड़ेगी। नॉलेज तो है ऑलरेडी, यू नो लॉट, मेरे बताने से वैसे नहीं होगा, आप लोग को भी बहुत कुछ मालूम है, हो सकता है कई चीजों में मेरे से ज्यादा मालूम हो। हम आपसे कुछ सीख सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। यही लीगल प्रोफेशन की सबसे चीज है कि देयर शुड बी फ्लो ऑफ नॉलेज फ्रॉम योर साइड टू मी एंड फ्रॉम माय साइड टू यू। ये टू वे प्रोसेस है, कभी भी वन वे प्रोसेस हो ही नहीं सकता ये। अब कोई भी चीजें अगर आपको सीखनी है, तो सबसे पहले मान लीजिए आप कोर्ट जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने वेबसाइट पे आप गए, आपने देखा कौन सा कोर्ट क्या है, मान लीजिए हाई कोर्ट आप गए, तो आपने ये देखा, सबसे पहले चेक किया, आप एकदम न्यू लॉयर हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है, बस पहली बार जा रहे हैं, आप गए वहां पर। उस जाने के पहले थोड़ी प्रिपरेशन आपको करनी होगी। आपको हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आप चेक करिए किसका क्या जुरिडिक्शन है, सिविल कोर्ट्स कौन से हैं, फिर क्रिमिनल कोर्ट कौन से हैं, मिसलेनियस में क्या क्या चीजें हैं, कौन सा किसका क्या जुरिडिक्शन है, उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। आप डेट बांट सकते हैं कि आज इस कोर्ट में जाएंगे, सिविल वाले कोर्ट पे जाएंगे हम। सिविल में आप देख लेंगे उनका जुरिडिक्शन क्या है, तो जुरिडिक्शन आपको एकदम पता लग जाएगा, ये जुरिडिक्शन, इनका जुरिडिक्शन ये है। जुरिडिक्शन मान लीजिए किसी का टैक्स जुरिडिक्शन है, टैक्स ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इस पे लोग का एक तरीके से थोड़ा सा अलूफ रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। तो टैक्स के कोड भी बहुत कम है, एक या दो कोड रहते हैं, सिंगल में एक रहेगा, डीबी में आपके दो रहेंगे। अब टैक्स में भी कई तरीके के टैक्स आ गए, आपको जीएसटी आ गया, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फिर आपके इनकम टैक्स आ गया, इनकम टैक्स इज समथिंग डिफरेंट। इसी तरीके से हर टैक्स में भी आपका रेवेन्यू में आपका स्टैंप आ गया, स्टैंप के बाद एक्साइज आ गया, ये सब टैक्स की जुरिडिक्शन हो गया। इसके बारे में आपको सीखना है तो आप टैक्स कोर्ट आपने अटेंड किया, आपने बेसिक चीज देखी, वहां पर किस तरीके से आर्ग्यूमेंट हो रहा है, उसमें से कौन सी बेस्ट पॉइंट है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, कोई ऐसी चीज है जो डेली के यूजेस में आ रहे हैं, उसमें आपने उसको पॉइंट को नोट कर लिया। पॉइंट नोट करने के बाद आप जैसे डायरी बना रखा है, उसमें डेट वाइज आपने कर लिया कि नहीं, जिस दिन आप गए मंडे को दिस कोर्ट, ट्यूसडे को दिस कोर्ट, वेडनेसडे को दिस कोर्ट, इस तरह आप उसको सेपरेट करके आप डायरी बना सकते हैं, और हर एक चीज का जुरिडिक्शन के हिसाब से आप बांट सकते हैं। ये टू वे प्रोसेस है। देखिए इसमें एक चीज बहुत बड़ा फायदा ये होगा आपको, जो आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कई क्वेश्चंस के जवाब आपको, आंसर आपको कोर्ट के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि जब आप वेल रेड रहेंगे, आपको मालूम रहेगा क्या बहस हो रही है, किस लीगल पॉइंट पे हो रही है, तो आपको वहां पर आपको जवाब भी मिल जाएगा। दूसरी चीज, आप अपने आप से पूछिए कि मुझे और क्या चाहिए, आस्क फॉर मोर। जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन आपके अंदर आएगा कि भाई मुझे और जानना है, जब और आपके अंदर क्वेरी आएगी, तो वो चीज आपको वहां पर आपको उसका जवाब भी मिलेगा। अब मान लीजिए कई बार कोई चीजें आपको नहीं मिल रही है, तो आप आके अपने सीनियर से पूछिए, सर है, सर से बैठ करके जुड़े हुए, सर से पूछिए, या आपको कई चीज में उसकी चीजों को कायदे तरीके से इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, जैसे होता है ना, लॉ हो गया, फिर उसका इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो आपको बताएंगे, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन, टू डिफरेंट थिंग, interpretation and then implementation of the that law in the practical way। जो हम वहां पर देखेंगे वो प्रैक्टिकल वे देखेंगे, उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन, अब उसको इंटरप्रेट कैसे करता है, दैट कोर्ट डू, कोर्ट किसी लॉ को इंटरप्रेट करता है। तो ये सब चीजें आप सीख सकते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। फिर रिगार्डिंग डिफिकल्टीज क्या हो सकती है, भाई यंग लॉयर्स के लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही रहती है कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट इनिशियल लेवल पे नहीं मिलता है, सबसे बड़ी चीज है। एवरीथिंग दे हैव टू डिपेंड ऑन द फैमिली। तो स्टार्टिंग में आप लोग को, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आप अपने आप को कितना एक्सपोज करते हैं, कितना अपने आप को बोल्ड रूप से प्रेजेंट करते हैं। कोई सीनियर मिले तो कहे नहीं सर, हम जो है यहाँ पर हम डेट ले लेंगे, हम आपके लिए वहां ब्रीफिंग कर देंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रीफ। ब्रीफ में क्या होता है कि कोई लॉयर जो है किसी दूसरे कोर्ट पे एंगेज है, आप कोई सीनियर आपका कहते नहीं, जब कोर्ट को जाकर के ये बता दे कि अभी माय सीनियर इज एंगेज इन सम मैटर, तो ये ब्रीफिंग हो गया। लेकिन ब्रीफिंग से ये होता है कि एटलीस्ट यू विल गेट अ चांस कि बोलने का, जज के सामने बोलने का चांस मिलेगा, और यहीं से शुरुआत होती है आर्ग्यूमेंट करने का, प्लीडिंग करने का, वो आपके एक बोल्डनेस साथ में आती है। कई लोग को तो फोबिया होता है कि कोर्ट के सामने खड़े होने से डरते हैं, वो सब चीजें दूर होंगी। और प्रोसेस ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो किस तरीके से अपने आप को डालता है, वेदर ही वांट टू लर्न और ही जस्ट वांट टू गेट देयर। एंड आप डायरी भी बना सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और आप लर्न नहीं करेंगे तो बेकार है जाना आपका। और लर्निंग प्रोसेस क्या है कि आप ये सोचिए कि एक मुंशी भी जो रहता है वो भी हमें कुछ नॉलेज दे सकता है, और एक ड्राफ्टमैन और ये कहिए आपका स्टेनो, वो भी हमें कुछ नॉलेज दे सकता है। स्टेनो भी कई बार पॉइंट्स हम लोग करते हैं, डिक्टेट करते हैं कि नहीं सर ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट इधर रहेगा, तो दैट कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो हमें वहां जाकर के पहले तो माइंड ओपन रख के जाना है कि वी हैव टू लर्न फ्रॉम एवरीबडी, कोई भी वो नहीं है, हर आदमी सीखना है, ये चीज सोच के जाइए और अपने आप को थोड़ा ओपन रखिए। जो भी चीजें जो हमारे शास्त्र में भी कहा गया है, ये चीज कहीं भी गई है, लेट गुड नॉलेज कम फ्रॉम ऑल द साइड। जहां जहां से अच्छी चीजें आ रही है आप उसको एक्सेप्ट करिए, जो निगेटिव आ रही है ऑब्वियस सी बात आप उसको रिपेल कर देंगे, लेकिन अच्छी चीजों को सीखिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन करना है आप हमसे कर सकते हैं, मैं बताऊं फर्दर। देखिए बहुत अच्छा बताया आपने। आप लोगों की कोई क्वेरीज हो, अपनी क्वेरीज को एक एक करके आप लोग पूछ लें। सर हमको पहले पूछना है कि जैसे हम लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो जब हमारी ज्वाइनिंग होती है उसके बाद किस किस चीज, कैसे कुछ चीजों को का मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, या किस चीज को हम लोगों को ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए? ज्वाइनिंग का आपका कहाँ होगा, जैसे आपका किस पोस्ट की बात कर रहे हैं, जजेस के रूप में, एपीओ के रूप में? हाँ जज, किसके रूप में? एपीओ के रूप में बताइए। देखिए एपीओ तो देखिए वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो गया आपका, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप क्या करते हैं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जज को असिस्ट करते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। गवर्नमेंट का जो भी केसेस रहता है जिसपे गवर्नमेंट रहती है, आप उनको असिस्ट करते हैं। तो जो आपकी जितनी भी चीजें रहती हैं, जो ब्रीफिंग रहती है, वो आप जज को बताते हैं, असिस्ट करते हैं इसमें। तो मोर और लेस ये असिस्टेंस का काम हो गया, इसमें बहुत ज्यादा आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, अपना ब्रेन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो चीजें हैं वो कॉम्पैक्ट रहती है, उसी के अंदर आपको चीजें बतानी पड़ेगी, आप बहुत अगेंस्ट नहीं आ सकते हैं। कई बार चीजें आपको लगती है कि नहीं भाई ये चीज जो है ऐसी नहीं ऐसी है, लेकिन आप यू आर केस्ड, आप उसके बाहर नहीं जा सकते हैं, यू आर इन ए सर्टेन लीगल फ्रेम, क्योंकि आपको गवर्नमेंट को वहां डिफेंड करना है, तो उसके हिसाब से ही चलेंगे। और ब्रीफिंग आपके पास रहती है, आपके पास नरेटिव्स रहते हैं, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। और कुछ इसमें क्या पूछना बेसिकली पूछना क्या चाहती हैं आप इसमें?
सर हम इसमें पूछना चाहते हैं, जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है कि मतलब जैसे कि कुछ जजेस हैं नए आए तो उनको बहुत चीजों में दिक्कत होती है कुछ डिसीजन लेने में या किसी चीजों को समझने में। तो जो केस में जो एडवोकेट है उनको छोड़कर दूसरे एडवोकेट को चैम्बर में बुलाकर उनसे डिसीजन लेते हैं कि पहले ऐसे मैटर में था तो उन्होंने क्या दिया। तो इससे तो कुछ पता चलता है कि उन्होंने अभी सीखा नहीं है। जो जज साहब है या जो भी नए आए हैं उन्होंने अभी सीखा नहीं है या उन्हें आइडिया नहीं है। तो हम लोग तो मेरे मन में ये आता था कि हमारे साथ ऐसा ना हो कि इतना मेहनत करने के बाद जाएं और फिर हम लोगों को भी ऐसा मतलब किसी सीनियर को बुला के एडवोकेट को पूछना पड़े। इसलिए मेरे मन इनका में ये क्वेश्चन ये है कि लोअर जुडिशरी में अगर हम जाते हैं सिलेक्शन लेके सिविल जज के रूप में, तो कभी कभी इनका ये कहना है, कभी कभी क्या होता है कि जो सिविल जज वगैरह होते हैं लोअर जुडिशरी के, वो सीनियर एडवोकेट को बुलाकर चैम्बर में केस के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो इनका ये कहना है कि हम लोग अभी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग ऐसी किस तरह की तैयारी करें कि हमको ये स्थिति का सामना ना करना पड़े। ये इनका कंक्लूजन। यस सर। चलिए जब तक वो जुड़ते हैं हम आप लोग को बात करते रहते हैं आप लोग से। देखिए इसके लिए जो सबसे पहले ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि जो हम जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिस पोस्ट पे हम जाना चाहते हैं, उस पोस्ट की पूरी वर्किंग हमको मालूम होना चाहिए। अगर हम सिविल जज बन के जाते हैं तो हमारा सिविल जज के रूप में क्या क्या जुरिस्डिक्शंस होगा, किस तरह के नेचर के सूट हमारे पास आएंगे। क्योंकि थोड़ी बहुत जो समस्या होती है सिविल जज जूनियर डिवीज़न के रूप में, फिर जब हम वर्किंग कर लेते हैं 2 से 3 साल, यानी कि जब हमारा प्रमोशन सिविल जज सीनियर डिवीज़न में हो जाता है, तो हम हमारे अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम हर चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। तो शुरू में क्या होता है कि ये समस्या आती है, लेकिन अब क्या है सरकार ने इसको दूर किया है। जब आप लोग का सिलेक्शन होगा तो आप लोग को 2 ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। एक आपको जो है ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी प्रिंसिपल ओरिएंटेड, एक लेनी पड़ेगी प्रैक्टिस ओरिएंटेड। जो प्रिंसिपल ओरिएंटेड ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होती है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको वहाँ पर फिर उसी तरह पढ़ाया जाएगा जैसे अभी आप क्लासेस में पढ़ते हैं। वहाँ पर भी आपकी क्लास चलेगी। आपको वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं, एडीजे रैंक के होते हैं, सीजीएम रैंक के होते हैं, वो क्लास लेते हैं। बीच बीच में ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब भी आते हैं, वो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्लास लेते हैं। जब आप लोग का वो कोर्स ख़त्म हो जाता है तो फिर आप लोग का रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट आप पास करते हैं तभी आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसमें आपको डायरेक्ट कोर्ट नहीं दिया जाएगा, आपको किसी एडीजे के साथ पहले ट्रेनिंग सिखाई जाएगी। एडीजे अपने चैम्बर में आपको बताएंगे, प्लस कोर्ट में एडीजे के बैक साइड में आपकी चेयर लगेगी। वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो एडीजे रैंक के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके सामने एडवोकेट लोग कैसे अपनी बात को रखते हैं, कैसे वो टैकल करते हैं, कैसे वो एडवोकेट से क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। तो ये वहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग करेंगे। तो जब आपकी प्रिंसिपल ओरिएंटेड ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, फिर इसके बाद आपके प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तब आपको इंडिविजुअल कोर्ट दिया जाता है। फिर आप चाहे जूनियर सेकंड क्लास जूनियर मजिस्ट्रेट का वर्क देखें, चाहे सिविल जज का काम देखें। इसके साथ साथ जब समर वेकेशन आती है मई में, जब कोर्ट बंद होती है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट की ओर से ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या करता है, रिफ्रेशर कोर्स ऑर्गेनाइज करता है। जैसे यूपी का रिफ्रेशर कोर्स होता है लखनऊ में। तो रिफ्रेशर कोर्स में क्या होता है, सारे जुडिशियल ऑफिसर्स को बैच वाइज 25-25 का 30-30 का रिफ्रेशर कोर्स चलता है। उसमें यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर्स हैं, एचओडी लोग हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं, वो क्या करते हैं कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ रिफ्रेशर कोर्स में उनको बहुत सी नई चीज़ों को बताते हैं कि नया नया क्या क्या चेंजेस आया है, और उनसे पूछते हैं कि आप लोग जो सिविल ट्रायल चलाते हो, क्रिमिनल ट्रायल चलाते हो, आप लोग को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, क्या आप लोग एविडेंशियल वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वहाँ पर बिल्कुल ब्रदरहुड की तरह सब लोग बात करते हैं और सीनियर जजेस जूनियर जजेस को गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे जब समस्याएं आती है तो आपको ऐसे ऐसे केस को हैंडल करना है। तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पहले इशू था कि जजेस को दिक्कत होती थी,
अब तो प्रिंसिपल ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग दी जाती है, रिफ्रेशर कोर्स दिया जाता है, प्लस आपको इस हाई कोर्ट की ओर से पूरा आपको नेट फ्री दिया जाता है, वाईफाई का कनेक्शन फ्री दिया जाता है, तो आप अपने नेट के थ्रू भी जितनी चाहे उतनी नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं वो शाम को स्पोर्ट्स के बहाने या किसी न किसी क्लब में मिलते हैं, तो वहाँ पर भी इंटरेक्शन बढ़ता है, वहाँ पर भी लोग एक दूसरे से, नए जजेस जो होते हैं वो शेयर करते हैं अपनी अपनी बातों को, तो वहाँ पर सीजीएम भी रहते हैं, डीजे भी रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज भी रहते हैं, तो बहुत कूल एटमॉस्फेयर होता है। वहाँ पर भी हम लोग अपनी बात को रख कर क्या करते हैं कि अपनी इस प्रॉब्लम को हम लोग वहाँ पर भी दूर कर सकते हैं। तो ये कोई इशू नहीं है, इशू तो केवल ये है कि पहले आप सेलेक्ट हो जाओ, बाकी वो इशू नहीं है कि वहाँ जाएंगे। वो पहले होता था, अब बहुत सी सुविधाएं हाई कोर्ट ने दे रखी हैं और अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। ऋषि जी आ गए हैं। सर सॉरी, हाँ, लग रहा था कि प्रॉब्लम। हाँ ग्लिच आ गई। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग में से जल्दी जल्दी फटाफट रेडी करिए। किसी का और कोई क्वेश्चन है? यस सर। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, सर बोलिए। ट्रेड की प्रैक्टिस के लिए कहाँ जाएं और उसके लिए गाइड कर दीजिए प्लीज, कैसे करें, क्या होता है? क्या था, जरा फिर से पूछो आप। सर ट्रेडमार्क का जो प्रैक्टिस होता है ना, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हाँ अच्छा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हाँ हाँ ओके। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए देखिए, दिल्ली में द्वारका में वहां पर इसका ऑफिस है, ठीक है। तो उसका एक एग्जामिनेशन होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, जो आपके वो होते हैं, तो उसका एग्जामिनेशन होता है। वो लॉयर्स और उसके अलावा बाकी लोग भी कर सकते हैं जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। फॉर दैट यू हैव टू क्वालिफाई दैट एग्जामिनेशन। आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, उसमें पूरा उसका सिलेबस होगा और बाकी चीजें होंगी, कब आप कैसे उसको क्वालिफाई करना है, क्या करना है, वो पूरा दिया हुआ है। तो आईपीआर का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में बहुत कुछ आते हैं, आपके कॉपीराइट से लेकर के और पेटेंट्स, एवरीथिंग कम। लेकिन जो हम लोग का मेन यहाँ जो काम आता है वो आता है कॉपीराइट का। जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम आता है वो कॉपीराइट का आता है। तो वैसे तो आप नॉर्मल लॉयर की तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम तो ये कहेंगे पहले जाकर के आप सर्च करिए, रिसर्च करिए किस तरीके से उसको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करिए और तब उसके आप इस प्रोफेशन में उतरिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप बाकियों से आगे रहिए। द्वारका में इसका ऑफिस है, आप जरा चेक कर लीजिए, नेट पे आपको मिल जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, और ऑनलाइन आपके एग्जामिनेशन के बारे में पूरा डिटेल, जहां पर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो लॉयर्स होते हैं, बेसिकली क्या होता है, आपको रजिस्टर करना। जैसे मान लीजिए किसी का कोई कॉपीराइट है, हाउ टू रजिस्टर द कॉपीराइट, तो हम लोग क्लाइंट को मैक्सिमम ये करते हैं कि क्लाइंट को हेल्प करते हैं कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन और बाकी चीजों में। या कॉपीराइट का आपका कुछ इंफ्रिंजमेंट हुआ उसके लिए, सॉफ्टवेयर में भी कॉपीराइट, जैसे सॉफ्टवेयर भी है तो वो भी कॉपीराइट के अंदर ही आता है। बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है ये। माइक्रोसॉफ्ट और ये सब जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो लोग एम्प्लॉय भी करते हैं आपके आईपीआर के स्पेशलिस्ट को यहाँ पर एज अ लॉयर, तो आपके लिए और अच्छा काम आएगा। प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके काम आते रहते हैं। चलिए अब्दुल, आप क्या पूछ रहे थे? सर लिव इन रिलेशनशिप में अनमेरिड लोग ही रह सकते हैं सर। अगर अनमेरिड लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अगर उनमें से कोई पक्षकार किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करना चाहे तो फिर उसके लिए क्या उपबंध है? नहीं, अनमैरिड है या मैरिड है, वो लिव इन में रह रहा है। एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए आप। सर लिव इन रिलेशनशिप में अनमैरिड लोग ही रह सकते हैं सर, जैसे तो ये देखिए रिलेशनशिप, तो अभी आपने देखा होगा हाईकोर्ट का लेटेस्ट डिसीजन आया है जिसपे उन्होंने बड़ा एडवर्स रिमार्क लिया है कि लिव इन रिलेशनशिप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना करने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं। तो उसमें मैरिड और अनमैरिड वाली बात ही नहीं है। मैरिड लोग को लिव इन में अब जो भी चीजें हैं, तो पहले हमारे यहाँ लॉ हुआ करता था एडल्ट्री वाला, अब भले ही उसको वो हटा दिया गया है लेकिन फिर भी रिपील कर दिया गया था उसको। अब नए लॉ में उसको दूसरे तरीके से लाया गया है, जो बीएनएस आपका आया हुआ है। ओल्ड लॉ में आईपीसी में आपके उसमें था। तो मैरिड लोग के लिए तो ऑब्वियस ही बात है, वो ऑफेंस में चला जाएगा अभी भी ड्यूल मैरिज में। और आप मतलब कि लीगली तो आप नहीं रह सकते, इलीगल तरीके से आप रहना चाहे आप रह सकते हैं, दैट इज फ्रीडम। सर जैसे उत्तराखंड सरकार लीगल सैंक्शन नहीं मिलेगा। दैट इज द वर्डिक्ट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एवरी। लीगल वे में आपको आपका लीगल सैंक्शन नहीं मिल सकता है कि लिव इन रिलेशनशिप इज लाइक अ मैरिज, वो नहीं हो पाएगा। भले
कई जजमेंट्स अभी आए हैं जिसमें कहा गया कि नहीं भाई, अगर वो रह भी रहे और अगर उसके थ्रू कोई ऑफस्प्रिंग होता है तो उसके लीगल राइट्स रहेंगे, प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग, वो अलग चीज है। लेकिन प्रेजेंटली जो लीगल पोजीशन ये है कि ये लीगल वैलिड नहीं, और मैरिड में तो एकदम नहीं, अनमैरिड में भी नहीं है। लीगली आप नहीं रह सकते हैं उसको, लीगल का प्रोविजन कहीं नहीं दिया गया है, हमारे लॉ में तो नहीं है। बाकी आप किसी तरीके से उसको इंटरप्रेट करके कर ले तो बात है, लॉ में नहीं। प्लस जजमेंट देख लीजिएगा, अभी आया है, हाई कोर्ट का आया है, उसमें बहुत क्लियरली लीगल रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने कहा क्या, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, उस दिन पहले जजमेंट है। और आप लोग का? सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक्साइज से रिलेटेड है कि अगर वो शराब जो है ज्यादा मात्रा में अगर पकड़ा गया है, जैसे कि मिनी स्कूल वैन से, तो उसको कितना टाइम लगता है वो रिलीज करवाने में? नहीं, वो चीज देखिए, शराब पकड़ी गई, ठीक है, और एक्साइज एक्ट जो हमारा वो है उसमें प्रोविजन दिया गया है कि शराब दिया गया है, कहां से आ रहा है, लाइसेंसी वेंडर है, नॉन लाइसेंसी वेंडर है, या जो आ रहा है उसके पास पूरी चीजें हैं कि नहीं है, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। क्योंकि अब जो है एक्साइज एक्ट बहुत आगे बढ़ चुका है, हर एक चीज जो है उसके ऊपर आपका QR कोड होता है, तो QR कोड में एवरीथिंग इज देयर, कहाँ का बना हुआ है, कहाँ जा रहा है, किस वेंडर के पास जा रहा है, वो पूरी चीजें लिखी होती हैं, और तब गाड़ी का मूवमेंट वहां से ये चीज स्टार्ट होती है। और जहां तक पकड़ने वाली बात है कि वो पकड़ा गया है, अब उसकी वेरासिटी देखी जाएगी कि उसमें क्या है क्या नहीं है। और इसके जो मोबाइल स्क्वाड्स रहते हैं एक्साइज वाले, वो पूरा उसमें डिटेलिंग करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, उसके बाद फिर उसको डिसाइड करते हैं कि इसमें कितना इसका वेरासिटी है क्राइम का, और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं, वो डिपेंड करता है। सर अगर इसमें ऑनर का कोई फॉल्ट नहीं है, ड्राइवर कर रहा है, तो ड्राइवर का फॉल्ट हुआ उसमें? ओनर एंड ड्राइवर, ठीक है, इफ ओनर हैज लैंड द व्हीकल टू समबडी, उसने अपना व्हीकल लैंड किया हुआ है, तो ड्राइवर जो है वो क्या है, इज ड्राइवर द ओनर ऑफ द व्हीकल? नो, ही इज जस्ट ड्राइविंग दैट व्हीकल ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर। तो आप लोग ने टॉर्टियस लायबिलिटी पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? टॉर्ट पढ़ा है? वैकेरियस लायबिलिटीज पढ़ाया गया है ना, प्रतिनिधित्व? यस सर, Yes, sir, master relationship and अब आप ये बताइए, टॉर्टियस लॉ भी पढ़ा नहीं पढ़ा? तो हमारा कोई भी लॉ देखिए वो एक दूसरे से इंटरप्रेट रहता है, कोई भी लॉ वैक्यूम में नहीं रहता। हर एक लॉ का जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो वो एक साइलेंटली उस रूप में उस लॉ में मौजूद रहता है। तो एक्साइज में भी ये मौजूद है, लेकिन उसका रूप डिफरेंट है, प्रेजेंट डिफरेंट है उसमें। अब आपका ओनर है, ओनर कहेगा मेरी फॉल्ट नहीं है, व्हीकल लेके जा रहा था, तो ये कैसे हो सकता है? ड्राइवर Who will bear the onus? मास्टर उसके लिए लाइबल होगा। ये एकदम क्लियर है। देखिए इसमें हम लोग को ये जरूरी नहीं है, बाकी चीजें भी लेकर के इंटरप्रेट करना पड़ता है लॉ। अब जैसे हम आपको GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें तो पर्टिकुलरली एक सेक्शन दे रखा है और उसमें डिफाइन भी किया है 129 में कि किस तरीके से GST में अगर गाड़ी पकड़ी जाती है तो उसमें अगर ओनर आगे आएगा तो कौन सा लगेगा, A लगेगा, अगर ओनर नहीं आता है तो B लगेगा। तो ये चीजें डिसाइड की गई है उसमें। लेकिन ये व्हीकल के बारे में, उसमें अगर व्हीकल हु इज द ओनर उसमें लिखा हुआ है, अगर व्हीकल उसके साथ पकड़ी गई है तो ड्राइवर विल गिव द, ड्राइवर पूरी अपनी चीजों को बताएगा, नहीं व्हीकल में ये है वो है, जो भी सामान उसमें मौजूद है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? द ओनर, who will be held responsible for that। ठीक है सर तो ऑनर को ये कितने साल का पनिशमेंट मिलेगा उसमें? पनिशमेंट बताया ना आपको, कि क्या व्हीकल में क्या पकड़ा गया, कहाँ जा रहा था, कौन सा सामान था, वेदर वो लाइसेंसी था कि वो गैर लाइसेंसी था, उसके हिसाब से पकड़ा जाता है। उसके हिसाब से। यस सर, थैंक यू सर। आप एक्साइज एक्ट को देख लीजिए, 73 दिया हुआ है पूरा डिटेल में, उसमें वहीं से क्राइम का शुरू हुआ है, कब क्या होता है उसमें पनिशमेंट्स के बारे में बताया गया। चलिए नेक्स्ट रजनीश। Sir, Rajneesh this side. I have 3 questions, sir. First is the practice in district judiciary and the high court. What is the significant difference? First question. So second question is for the young lawyers like us, which field is perfect and which field is good to practice? So far, Supreme Court is concerned. Supreme Court has emphasized that the young lawyers should go in the arbitration and conciliation matters. They should take up the arbitration matters. But apart from that, which field is good for us?
And third question is, sir, as we are practicing, we are preparing for judiciary. Should we go in judiciary? I mean, the practice versus judiciary, which is, please enlighten us on these topics. Okay. Now, first I will come to your first question. Okay. Regarding practice at district court and about the high court. The basic difference, you are a lawyer, you must be knowing about the basic difference that the genesis of the law, genesis of the case come from the where? District court. District court, right, right, sir. And then for the appellate means everything is done at district court, and finally when it is done we do appellate. Appellate is where? That is high court. High court has got both the jurisdiction original plus appellate jurisdiction. Okay. So for that, district court is totally different in that way. You learn a lot of things at district court. Lot of things. Basically, what is my suggestion? Ki at least you must spend 6 months or 1 year in district court, because you will learn the basic things of the law there only. How it everything initiate, how the things are framed, that you will learn in the district court. That is there. And further, for the appellate, in high court, the practice is totally different. You go for what? Like, you go for the interpretation of the things that is done in the district court, for the interpreting of the law that is decided in the high court. So high court practice is different in that way. For that, you are there for the appellate thing. Although there are certain original jurisdictions also, but I am telling you in the toto, means in the all, in the broader sense. In that way, first of all, you should start practicing at the district court, and then you should move to the high court. In district court, you will learn a lot of things. That is, you could learn there, a commercial court has started there since 2015. So commercial court is there. So you could learn about the basics of the company, and then it could go to the NCLT or NCALT. You could go to the direction of the DART and DRT. With that, there is also consumer forum. There you could do consumer cases, and then further you could move on. And for the arbitration also, you could start from the district court. So district court, there is a lot of things that you could learn initially, how the things are framed, how the case is framed, how it is built up. That is a building ground. That is, you could call in Hindi, neev. And then you start building the building. In that way, district court is the first step for the legal practice. I have also done practice in district court. I have initiated my practice from the district court. That I have done. And there I have learned a lot of things. You should be like very much open to learn even from the, as I've told earlier, from the munsi there, from the clerk who is in the court, and of course from the judges, because there is there is less arguments or such thing, but there is a lot of drafting there. And from drafting, you could learn how to initiate and how to build the case, and further you could take to the high court. That is there. And further about the field and practice, that is all about your cranial capacity, in which you are more comfortable. That is upon you. Your cranial capacity. You could understand the cranial capacity, I think so. You could understand that? Yes, sure, sir. Cranial capacity, depend upon them. What is more appealing to you? That is important. It is not that once the Supreme Court has said you should go in that direction, arbitration or whatever the things are there. And this way, I'm telling you, because at district level, you could learn about also about the arbitration too. That is there. And field is very personal choice in which you are more comfortable. In which Right, sir. Agreed. It is totally up to the particular person to decide in which way he wants to go. Some person who are very much corporate, they have got this thing, no, I will do a corporate practice. So they could go for the commercial court and district court. Some are there, no, I will go for the arbitration. They for the arbitration as a district judge, they could for that. So they could go for the family court is also there. They could go for the family court. So a lot of things are there at district level, because that is our base of the judiciary. From where we district, then high court, then Supreme Court. That is all the hierarchical step we have got. But from the down, we have to learn from the base. Then we could build our building in a very good way. And regarding what was third question, we are prepared about the in which direction you want to give, whether the practice or judiciary. This was the third question. Right, sir. Now again, that in judiciary,
what you have got is you are in a caged atmosphere, I will say so, because you have to go through the norms that are set there. You could not apply uh, about your personal things there, about your personal what you could say interpretations about your experiments we do in our practice. That we could not do. We have got a certain parameters in that we have to move, and we could not do anything. But one more thing, one of the very much important point is in that is that you are very much like you are comfortable in that. At least at the end of the month, I will get this much of money. Salary based, that is practice. I will call it salary based practice. But that practice is also trapped by somebody else in that way we have to do. That is all. And in practice, that is all yours. That is like you are king of your own job. You could do anything, whatever you want. You want to practice in that way, you could do in that way. It's all depend upon you, and you could apply the skills whatever you learn in a new way. You could do new experiments with your case, of course in a legal parameters, but that is about the things you could explore in that. And it's like freedom there. That is very much freedom. That like someday you don't want to go, you don't want to, you could just take adjustments. But while you are in a judiciary, you have a certain responsibility and that you have to fulfill, and with that responsibility you get also some of the like there are certain remunerations and honor. That is all is response from very young age. But in practice, these all things you will learn after putting some year of practice. That is the difference. And again, it is a very personal choice, very much personal choice. Whether you want to be in some in certain legal frames, you want to continue, or whether you want to do some kind of experiments or whatever things. You are of the king of your own job. That I will summarize in that way. But it is a very legal, in a very both are good for a person who wants to do. It's again very personal. Just What to is the supplement you, sir, exact point of view? there is a saying called "sky is the only limit in practice," and the That is person can go right. the sky is the limit, and that could also be said for the judiciary, because once you do some kind of a AFR or some kind of a judgment that is very much recommended in the that is published or that is talked about, that is something different. Even in the district judiciary, like there was judgment of the Kasi, we all know Justice Divakar now. Why? Because of his judgment was something different. So it is not so. Both are important, but it depends upon person to person in which way he wants. If you are very freelancer type, you could go. You should go for the practice. If you say no, I just want to do 10 to 5 job, then you go for the judiciary. It's 10 to 5 job, then again, because being a judiciary, it's a responsibility. I will not say it is 10 to 5. I will say it's 24 into 7, because judges could never rest till they are retired, or even after retirement, they contribute to the society till they are alive. And that is the beauty of the legal profession. We always contribute. Judges never retire. I will say that. And even the lawyer never retires. They are always contributing, and the lawyers get more valuable with the age, because the one thing it's very much I will say about the legal practice, it's like the experience we get from the cases. It's not the experience we get from the life, it's the experience we get from the cases. Number of the cases we handle, more experience we get, because more this thing living beings. We are not dealing with the books. We learn from the books and we apply all this thing on the living beings. Law is always applied on the living beings. And that is about the jurisprudence we have learned about things. How the law is, it should be dynamic. It should always flow. So you could add on this thing
Like it's all about you. What do you want? That is very much depend upon you. No doubt. For the legal practice, like I'm in legal practice, and I'm free in that way, but I'm not free in a different way. And you will say, how I'm free? Just ask question, how I'm free? That could be the question. Huh? You could understand things or not? Yes, sir. I think sir, he is offline now. Thank you so much for your valuable and significant Can you answer this thing? How we input, are sir. free Thank you and so how we are much. not free? I could get whether you could answer this thing or not. How we are free and how we are not free. Could you answer this question? I am audible to you. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Can you come again? Can you come again? There was just technical issues. Okay. Can you answer how we are free and how we are not free? In relation to which subject, sir? Definitely your third question. Okay. So far judiciary is concerned, we are not totally free. We cannot be in society whatever the way we want. We have to confine by the four boundaries of law, which permits by the High Court and the laws. So far the practice is concerned, we are totally free. We can be inclined to any political parties. We can be inclined to whatever views we put, whatever thought we want, whatever expression we want. So this significant difference is there. Apart from that, judges cannot go beyond the law that is permitted in Article 21. That is the law established by law. But for the lawyers, for the practicing advocates, we can go beyond the thinking and what is the process and procedure established by law. We can think beyond that, and if the legislature agrees on that, that can be amended also. So this is a major difference. This is the Okay. major difference. This what I observe. Okay, then I will just add something to that, like about the judges. No doubt they have got certain boundaries, they have got certain limitations under which they have to practice because there is service rules, and with that there are laws on Of which course, I they have have. considered the district judiciary only. I have not. That, The exception is the High Court and the Supreme Court. that I agree. We are talking about that only. Then we will move ahead. And regarding the lawyers, a good lawyer. I'm talking about the good lawyers. Okay. Being a good lawyer, we have got certain limitation too. Limitation is regarding we could not defy the law. We have to interpret the law as per the interpretation. Law could not go beyond that certain boundaries for us also. We could not interpret the law beyond the law. Interpretation of the law should be within the limitation. It is not that we could go beyond that for a lawyer. Okay. And regarding politician and all those things, we could affiliate. That is something different. And we should not be concerned about being in a law profession. That is a part of the things. They are absolutely right. We could join the politics and all those things. That is there. But with that, the freedom is not only this. Freedom is about the way we present our case in the way we want, but it will be in the framework of the law. It will be not beyond that law. It will be within the framework. With that, we are permitted to put our the argument in the way we want. That is there. But we could not interpret the law the legislature has made. That is not beyond that. It is judges to interpret the law. Interpretation of the law is done by the judges. We will present the what that is already being interpreted and what is in the book. That is all. And in drafting, we could put and we could change and we could add the facts along with the law. That is there. And further, the freedom is like we are not bound by the time. We could, like, if there is, I don't want to argue on that particular day, I could take some other day. That is our freedom. If I want to do with that, I could take 1 hour, 2 hours, 3 days.
7 days to put our point. My argument could continue. That is another way. It's not that there is a limitation. I have to finish in there. It's not like an examination time. In 3 hours, you have to finish everything. That is the freedom. We could put all the things, we could satisfy the court in the way we want. That is our freedom. And with that, there is a lot of things that we as a lawyer could do and they as a judges could not do. That is there. And most important thing is, like you just added a point, the sky is the limit. Definitely that is there. Sky is the limit. We could start from the district judiciary, we could go to the Supreme Court, even to the International Court of Justice also. Limit is beyond that. We could learn all the things. We could argue in Allahabad High Court. We could argue at Lucknow High Court. We could argue at Supreme Court. We could argue at Mumbai High Court. We could argue it anywhere in India. Being as a lawyer, we could go to NCLT. We could go to Consumer Forum. Even we go to DRT. We could go to Central Administrative Tribunal. That is the freedom we have got. We have got this different kind of forum where we could hone our legal skills. That is it. That is the freedom we have got. We are not bound that only we have to be a district judiciary or we have to High Court or we have to Supreme Court. We have got a lot of forums where we could go and we could present ourselves. It's all the freedom we have got. We are not bound by anything. Because Advocate Act has given us enough freedom in that way. Right, right. No. Thank you so much, sir. Welcome. Thank you so much for valuable and significant input, sir. Definitely this will work and helpful for us. Thank you so much. निशत आपका कोई क्वेश्चन है क्या? निशत फातिमा? यस सर, मेरा आंसर मिल गया रजनीश जी ने जो क्वेश्चन। यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? पूजा क्या पूछना है? नहीं सर, वो सारा कुछ तो पूछ ही लिए। ये बहुत लंबी आर्गुमेंट हुआ, सबके आंसर मिल गए। किसी के छोटे हो तो पूछ लो। सर, जैसे कि इनकम टैक्स में अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं है तो क्या वो इनकम टैक्स के लिए जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। और बैकग्राउंड इज नॉट नेसेसरी। बैकग्राउंड से क्या मतलब होता है? बैकग्राउंड इज नॉट नेसेसरी। जैसे कि कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, साइंस बैकग्राउंड है, तो फिर सर उन्हें दिक्कत तो आएगी, तो फिर वो कोप अप कैसे करें? और साइंस बैकग्राउंड है। पार्डन? यस सर। आपका साइंस बैकग्राउंड है? जी सर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे लॉ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड क्रिटिकल थिंकिंग कम्स फ्रॉम व्हाट? If you have got a scientific brain, you could do a critical thinking, and that is more important. Nowadays, there is lot of बहुत ढेर सारे लोग आ रहे हैं आपके लॉ प्रोफेशन में from the technical background, and they are very successful. And regarding like income tax and GST, excise, they are all very technical. और इसमें टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और अब तो पूरा लॉ आप सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो गया बेस्ड। बहुत कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आ गया है, सब ये लर्निंग प्रोसेस हम लोग की बहुत इजी हो गई है। और हमारे पास केवल एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है नोइंग द लॉ दैट इज देयर। इफ यू नो द लॉ you could do anything. That is not background is what you just I told about कि आप अगर इससे मान लीजिए जा रहे हो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, हमने एक एग्जांपल दिया था, आप एक डायरी लेके जाइए और हर डेट को डिसाइड कर लीजिए कैसे क्या करना है। तो इनकम टैक्स जैसे ट्रिब्यूनल है आपका बस स्टेशन के सामने ही है प्रयागराज में, तो आप जाकर बस देखिए कैसे क्या हो रहा है। वैसे वहां तो आर्ग्यूमेंट आपको समझ में आएगी नहीं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती वहां पर, बहुत क्या होता है। आप ड्राफ्टिंग देखिए जो वहां प्रेजेंट होता है, तो फ्रॉम ड्राफ्टिंग यू विल लर्न कि क्या हो रहा है उसमें, और प्लस उस लॉ के बारे में जानिए कि भाई इनकम टैक्स में क्या हो रहा है। और वहां से जानने के बाद आप हाई कोर्ट आइए। हाई कोर्ट में जो इनकम टैक्स के केसेस हैं, आप देखिए इनकम टैक्स के केसेस कैसे डील किए जा रहे हैं हाई कोर्ट में, उसके आप देखिए, क्योंकि वहां पर तो आपके ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर होते हैं वो चैलेंज होते हैं।
तो वो जब चैलेंज होते हैं तो नीचे वाले ऑर्डर भी होते हैं और हाईकोर्ट का भी अपना इंटरप्रिटेशन रहता है, तो वहां आप दो तरीके से लर्न कर लेंगे। और अगर आप बैकग्राउंड आपका नहीं है तो पहले आप कुछ दिन तक पहले आप लर्निंग प्रोसेस इस तरीके से करिए, आप आराम से 6 महीने 7 महीने में या 1 साल में आप पूरी तरह लर्न कर जाएंगे, अगर आप बहुत ज्यादा कमिटेड है और ऑनेस्ट है अपने उसके लिए। और प्रॉपर आप रिसर्च करिए, किसी कोई भी अगर आपको कोई टॉपिक मिल रहा है कि नहीं भाई ये टॉपिक है उसमें हमें आर्ग्यूमेंट करना है या कुछ करना है उसमें, तो आप क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक पे आप एक रिसर्च करिए और उस पर देखिए कब कौन सा केस उस टॉपिक पे आया है, क्योंकि कोई भी लॉ का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो होता है ऑर्डर होता है, वो पर्टिकुलरली किस सेक्शन में हो रहा है, उस सेक्शन में किस चीज को चैलेंज किया जा रहा है वो देखेंगे। फर्दर उस ऑर्डर को आने के बाद, मान लीजिए ट्रिब्यूनल ऑर्डर है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर आने के बाद फिर हम हाईकोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, तो हर चैलेंज कर रहे हैं तो क्या चैलेंज कर रहे हैं। डीबी ऐसे हाईकोर्ट में 2 तरीके से आता है, अगर क्वेश्चन ऑफ द लॉ इन्वॉल्व है तो जाता है वो डीबी में, नहीं तो अगर वो आता है तो आपका सिंगल में जाता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है आपका, कि बस ये जानिए इस क्वेश्चन ऑफ द लॉ डिसाइड होने वाला हो तो वो जाएगा डीबी में, और बाकी केसेस आते हैं आपके सिंगल। सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आप ये प्रोसेस करिए, 100% आपका आप चीजें सीख जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करिएगा तो ऑब्वियसली बात, आप कहीं डिफिकल्टी होती तो बताइएगा सर को, फिर सर मुझे बताएंगे तो मैं हेल्प कर दूंगा आपको। बहुत अच्छा। सर एक और क्वेश्चन था सर, हाँ। जैसे कि अगर कोई कंपनी वगैरह में जाना चाहता है तो फिर सर उसके लिए फ्रेशर्स को लेते हैं क्या, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है या फिर कैसा, उसमें क्या प्रोसेस रहता है, और अगर जाना चाहे तो वाया कैसे वो जा सकता है, थ्रू सीनियर एडवोकेट्स या फिर उसके लिए रिक्रूटमेंट वगैरह का प्रोसेस क्या है, क्या उसके लिए वाया कॉलेजेस ही जा सकते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस जैसे कि, या फिर एलएलएम करना पड़ेगा, या फिर उसके लिए क्या रास्ता है? देखिए आप एलएलएम जो है जानती हैं स्पेशलाइज्ड होता है, एलएलबी आपका हो गया, तो एलएलएम आप जिस पे भी करना चाहें उसमें कर लें, चाहे कॉर्पोरेट लॉ में कर लें, जो भी कर लें वो अलग चीज है। लेकिन बीइंग ऐसे मान लीजिए अपने सिर्फ आपने एलएलबी किया हुआ है और आपको कॉर्पोरेट में जाना चाहती है, तो बहुत नंबर ऑफ वेज है। एक तो सबसे बड़ा ये है कि इसमें फ्रेशर भी लिए जाते हैं और एक्सपीरियंस वाले भी लिए जाते हैं। फ्रेशर्स को मान लीजिए अगर वो ले रहे हैं तो उनके टर्म्स कंडीशन डिफरेंट रहते हैं, और अगर एक्सपीरियंस को लेते हैं तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट रहते हैं। उसमें 5 इयर्स, तो अगर उसमें एक्सपीरियंस वाले में रहता है तो पर्टिकुलरली पूछते हैं आपने कितने केसेस आपने कंपनी वाले करे हुए हैं। तो वही जैसे मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी आप जाके कमर्शियल कोर्ट में देख सकती हैं, वहां पर किस तरीके से इनिशिएशन हो रहा है। और आपको ये एडवर्टीजमेंट निकलते रहते हैं उसमें कॉर्पोरेट वाले में जो रिक्रूटमेंट करते हैं, प्लस इतने बहुत ढेर सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की कंपनीज हैं, नवरत्नास हैं जो जो रिक्रूटमेंट करते हैं, उसमें 2 साल से 3 साल के एक्सपीरियंसेस मांगे जाते हैं। और एक्सपीरियंस जो नवरत्नास में रहते हैं या पीएसयूज में रहते हैं वो डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जरूरी नहीं आपको कॉर्पोरेट लॉ में ही जरूरत चाहिए होगा, उसमें काम किसी भी लॉ में करके बस ये लिखा रहता है कि एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स, तो आप एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं नहीं हमने ये किया हुआ है, ये नंबर ऑफ केसेस किया हुआ है, तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। और फर्दर आज की डेट में 5 इयर्स जो लॉ हो रहे हैं उसमें जो नेशनल कॉलेजेस हैं वहां से बहुत रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, वहां पर आपके कंपनीज आती हैं, इन कैंपस जो है उनका प्लेसमेंट हो जाता है। ये है इसमें, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के कॉर्पोरेट में जाते हैं, कि आप पहले शुरुआत करना चाहती हैं उसके बाद जंप करना चाहती हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कंपनी में आपने अप्लाई किया, छोटी कंपनी हुई, आपको इनिशियल लेवल मान लीजिए 10,000 दे रही है, आपने ज्वाइन कर लिया फॉर एक्सपीरियंस, देन यू कुड यूज दैट एक्सपीरियंस फॉर अदर कंपनी। जब आप स्विच करना चाहें, स्विच ओवर कोई नई कंपनी में करना चाहें तो आप इस तरह स्विच ओवर कर सकती हैं, ये आप कर सकती हैं इस तरीके से। इनिशियल लेवल पे आप किसी भी कंपनी जो, और कंपनीज में ये देखिए कि जो कंपनी रजिस्ट्रार और कंपनीज में रजिस्टर हो वहीं से शुरुआत करिए। एक बार चेक कर लीजिए कि रजिस्टर्ड कंपनी है कि नहीं है, तब करिए, क्योंकि बाद में जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनता है अगर रजिस्ट्रार कंपनीज में अगर वो है तो वो लिमिटेड रजिस्ट्रार कंपनीज आरओसीज में कई कंपनी होती हैं, उनका आप देखिए कि वो रजिस्टर्ड है नहीं, और वहां पर जाकर के आप जॉब कर सकते हो, ये कर सकते हैं। और रेम्यूनरेशन का स्टार्टिंग में आप ज्यादा वो मत करिएगा कि आपको बहुत ज्यादा रेम्यूनरेशन मिल जाएगा। इनिशियल दे गिव वेरी लेस रेम्यूनरेशन, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है
वो आपके जो 5 इयर्स वाले आपके बैंगलोर जो जितने भी जो नेशनल लॉ कॉलेजेस हैं वहीं से हो जाते हैं। बाकी हम डिस्करेज नहीं करेंगे यहाँ पे लोगों का, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कम है। एंड फॉर दैट देयर इज अ वे कि आप इनिशियल लेवल पे किसी छोटी कंपनी से शुरुआत कर लीजिए, फिर आप स्विच ओवर कर, ये आप कर सकते हैं। योगेंद्र, आपका क्वेश्चन क्या है? योगेंद्र। सर नमस्ते सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे लॉ तो वही है जो पीसीएसजे के लिए तैयारी करते हैं चाहे एचजेएस के लिए, तो एचजेएस के लिए क्या स्पेशलिस्ट रूप से तैयारी की जाए सर? एचजेएस के लिए तो देखिए मोरलेस पीसीएसजे और उसमें एचजेएस में बहुत अंतर है, ये कह नहीं सकते कि दोनों एक है। पीसीएसजे जो है बड़ा इनिशियल लेवल पे, और एचजेएस में आपका क्या है, आपको कितने साल की एक्सपीरियंस बनी जाती है एचजेएस में, ये बताइए। सर 7 ईयर की सर। आप सोच लीजिए 7 ईयर की एक्सपीरियंस बन जाती है तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि कोर्ट की प्रोसीडिंग वगैरह और ट्रायल वगैरह पूरा का जो आंसर होगा वो ज्यादा रैशनल होगा, ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस के साथ होगा। और एक नोवे जो एक पीसीएसजे वाले हैं उससे तो अंतर रहेगा ही रहेगा, उसमें सेम तो हो ही नहीं सकता। जी सर। दोनों में अंतर है, बेसिक अंतर है। समझ बता दिया आपको एक्सपीरियंस, देयर इज 7 ईयर एक्सपीरियंस। समझ जाइए आप कि आपका 1 ईयर में एक्सपीरियंस में आप किसी उस चीज में एकदम आपको 6 महीने में चीजें मालूम होने लगती है। और जब 7 साल का एक्सपीरियंस मांग करके आपको वहां पर आप कोई चीज पूछ रहा है, कोई जवाब पूछ रहा है, तो उसके बारे में ऑब्वियस सी बात है उसका आंसर जो हम देंगे वो डिफरेंट रहेगा और उसका आंसर डिफरेंट रहेगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। 7 इयर्स, समझ जाइए आप, ये बेसिक डिफरेंस है। जी सर। और दूसरा एक्सपीरियंस मैं बताऊं आपको, एक एज का क्राइटेरिया बताइए, क्या एज होता है पीसीएसजे? 35 से 45 सर। 35 का एक वो जो है लड़का या जो भी है, गर्ल स्टूडेंट या मेल स्टूडेंट, 35 ईयर को आप मैच्योर मानते कि नहीं मानते? यस सर। अब सोचिए अगर एक मैच्योर आदमी है और एक 21 साल का बच्चा जवाब दे रहा है, तो जब वहां पर क्राइटेरिया होता है 21 to 34, 35 मैं नहीं कह रहा हूं, यस सर। तो वहां पर जवाब जो है हम 21 साल का अपर एज लिमिट मानते हैं, उस तरह जो है जवाब दिया जाता है उसमें, ठीक है। और यहां पर क्या है, 35 साल हम मानते हैं लोअर लिमिट, तो मान लीजिए लोअर ही लिमिट करते हैं 35 ईयर्स, जो उनका जवाब आएगा या वो अपनी चीजों को लिखेंगे तो हम 35 साल मानते हैं। 7 इयर्स प्लस 35 ईयर्स है ना? यस सर। अब जवाब कैसा होगा फिर उसके बाद? अंतर तो आएगा ना? यस सर, मेच्योरिटी ज्यादा हो, अब जवाब चेंज हो जाएगा। किस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे अपने क्वेश्चन को वो भी खत्म होगा, केस लॉस कितने देंगे वो भी डिफरेंट हो जाएगा। कोई भी चीज को अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं उस आंसर को, वो भी चेंज हो जाएगा। जी जी सर। ये बेसिक डिफरेंस होता है। जस्टिफिकेशन ऑफ ऑल द आंसर्स शुड बी गिवन प्रॉपर्ली एज पर द प्रिवेलिंग लॉ, एज पर द प्रिवेलिंग जजमेंट्स। इंटरप्रिटेशन टू दैट इज नीडेड with the reference of the case laws that is required in HJS। अगर आपने ये कर लिया तो आपका हो जाएगा। और इसके लिए आपको मैं एक एडवाइस दूंगा कि बीच बीच में आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मान लीजिए 2 दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हैं तो आप जो है 2 दिन हाई कोर्ट में भी जाइए। जी सर। और कुछ समय वहां देखिए किस तरीके से चीजों को इंटरप्रेट किया जा रहा है। जहां पर आर्ग्यूमेंट हो रहे हो, जहां पर बाकायदा प्लीडिंग्स हो रही है, वहां आप जाके देखिए इसको, तो यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। और बाकायदा नोट्स लेके जाइए, डायरी लेके जाइए, ताकि चीजों को लिख करके आए और ये इम्प्लीमेंट करिए अपने उसमें। देखिए बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको इसमें, 100%। थैंक यू सर। आप सभी का हो गया क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं? Sir, if you allow us to ask, what is your core practice area, sir? My core practice area is like I am presently standing council of KVS, Kendriya Vidyalaya Sangathan, standing council of Railway. With that, I am standing council of National Open School, standing council of Purvanchal University, and with that, additional chief standing council as sir has introduced me of UP government. So, like I do practice in all the area. It's not like limited to this also, because I have done cases in NCLT. With that, if cases come for consumer forum, I also go for that also. It's not like
Being a lawyer, you should be very open. It's not like you are practicing high court, you could not go there. I even go to family court because it's learning. You could not cage. I just told you that because being a like a lawyer and private practice, so you could do anything, whatever you want. So I go for the NCLT, I go to DRT, and CAT. I do practice there also, Central Administrative Tribunal. Even Board of Revenue, I go there, Board of Revenue. In High Court, I represent state for the GST and excise, stamp. I do that for the services matter also. With that, recently, I have one of the big cases regarding GST fraud. For that, I have assisted court in the criminal court. That was 4,000 crore case. And that I have assisted court. So that was a criminal case. So being a lawyer, you should be like first thing you should be very learned. You are learned. That's all. Lawyer means learned. So you could not say, "Nah, court practice is this or that." You should be open, and with that, of course, you would be like specialized in some field or other field. That is a different thing. But knowing the law is very important, and for all the fields, you must have got some knowledge. It's like you should know all, but it is not necessary to be master of all. Knowing all is necessary, but it's not necessary that you are master of something, because it's like a learning thing. Once you will get that case, you will learn about that. Start from this only. Being like a beginner, don't put you in one particular direction. Do practice in whatever thing you get. Like you get a case of family court, take that as a challenge and work on that. You will learn about the family court, about the procedure of the family court, about the law, and what is the leading case in that. That all will be learned. Once you will shift to like Board of Revenue, you will go, you will say how the land law, about what is about the land law. You will know about that. And further, if you go for the GST, goods and service tax, like it's very new law, started from basically 2017, and now it's being implemented after 2019 or so. So it's very new law, and with that, it is a technical law because all technicalities involved there. Everything is virtual there, from registration to even the passing of the order of the tribunals there. It's virtual. So it's something new that is happening here in our legal practice, which we have not seen earlier. And more is getting evolved. Like Honorable Justice Chanchud ji has just said that artificial intelligence is a new thing in the law. Hopefully, we'll see something more innovative in coming days. That is there. We could see something more. Anything Thank more you, sir. want? Thank you, sir. Thank you so much. It was a privilege to meet you, and I would like to extend my heartfelt gratitude to thanks my Guruji and sir, Hasbhai sir, and to you also to having such a wonderful session with me. Grateful to have interaction with younger generation, because I just told you earlier, like law is not it's like an ocean. You could not learn each and everything. And what you have seen, I have not seen. So something I will learn from your side and I will add on, and something you will learn from me, so you will add on you. It's a learning process. Okay, it's privileged for everybody. From my side also, it was great to have interaction with younger generation. And whenever you need any kind of help, you could ask sir, he will ask me. Then I could, whatever the best I could do, I will definitely do. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. देखिए बहुत अच्छा हम लोग का सेशन था, और आप लोग जो बातें बताए गए उसको फॉलो करिए। फिर कभी आप लोग को ज़रूरत होगी, आप लोग को लगेगा कि मुझे जो है फिर ज़रूरत है मिस्टर ऋषि कुमार जी का, तो आप लोग बताइएगा। और आप लोग को हाई कोर्ट में कोई कंसल्ट करना हो तो नंबर ले लीजिएगा, सीखिएगा आप इनसे।
यस सर। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और सेशन के साथ। ऋषि, बहुत आपको धन्यवाद भैया, आपने इतना परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा सहयोग रहा। हर स्टेज पे सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे, और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उससे मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पे जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता। लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा। थी फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला तो 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल, वो सारे कवर हो जाएंगे। तो सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया, और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया, और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया, और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।